मेथड्स जो हम कर रहे हैं गॉस, जैकोबी, गॉस सेडल, ये पूछ रही है कि ये हमारे डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है सॉल्यूशन निकालने के? देखिए दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, ठीक है? इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या अलजेब्रिक इक्वेशन जो पिछला चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया, एक अलजेब्रिक को सॉल्व अगर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है उसका डायरेक्ट मेथड है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड वही है जो हम लोग एफएससी से मैट्रिक में पढ़ते हैं, 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है? तो जो दूसरा अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे या कोई उसका जो फैक्टर है वो नहीं बन रहा जिससे आप रूट फाइंड आउट करो, तो दूसरा मेथड न्यूमेरिकल मेथड है। इसी तरह से मैट्रिसेस को सॉल्व करने के भी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में गॉस सीडल और गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड है। अगर गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड से जिससे आपका डायरेक्ट या आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन है, जिसकी आपको पता है कि ये फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन जितनी है उससे मैंने इसका x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है? लेकिन अगर आप फिक्स इटरेशन से या फिक्स डायरेक्ट मेथड जो है आपके पास उससे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, तो फिर देयर आर सम न्यूमेरिकल स्कीम्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो जो मैं इनडायरेक्ट नहीं कहता, मैं इसको न्यूमेरिकल स्कीम्स कहता हूं, न्यूमेरिकल मेथड्स कहता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो अप्रोक्सीमेशंस है या इटरेशंस है वो आपको नहीं पता होता कि कितनी है, वो डिपेंड करता है आपकी डिजायर्ड एक्यूरेसी के ऊपर, कि जितनी एक्यूरेसी आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ इटरेशंस आ जाएंगे। अगर एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इटरेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो होप यू सेटिस्फाइड विद द आंसर। दूसरा क्या था कि दूसरा स्टूडेंट ने क्या पूछा था फाइल का? जी सर मैंने पूछा था वो जहाँ सर वो लाइब्रेरी जैसे इसके अंदर आपने वो किया था, तो आखिरी स्टेप पे जो डाउनलोड हुआ था वो पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से होनी। वो आप देखें, जो मैंने आपको लाइब्रेरी जेनेसिस में बताया है, वो आपने टाइटल डालना है, बुक का टाइटल। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ी हुई है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यानी वो बुक का आ जाएगा कि इतने इतने सोर्सेज पे टोरेंट के ऊपर वो पड़ी हुई है चीज। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे फिर आपको वो सोर्सेज देगा कि जी डाउनलोड में करना है, बुक फ्राई नाइट में करना है, किस मतलब उतने सोर्सेज में है। कुछ हो सकता है कि कुछ बुक्स सिर्फ एक सोर्स के ऊपर होती है, ये भी आपको बता रहा हूँ। कुछ बुक्स हैं जो सारे के सारे सोर्सेज पे होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं जो 2 सोर्सेज पे होंगी, 3 सोर्सेज पे होंगी एंड सो ऑन। तो आपने सारे सोर्सेज को चेक करना है जिस सोर्स के ऊपर भी आपको इजीली डाउनलोड मिल जाए। कुछ सोर्सेज के ऊपर वो शो तो कर रहा होता है कि पीडीएफ इज अवेलेबल, लेकिन वो पीडीएफ होती नहीं है, ठीक है? कुछ सोर्सेज के ऊपर DIJUV एक एक्सटेंशन है, DIJUV। ये जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर वो एक मशीन यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में वो मशीन नहीं होती। जब उस मशीन से वो बुक को स्कैन करते हैं, या इवन रशिया के अंदर भी ऐसा ही है कि जब उस मशीन पे वो स्कैन करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो पीडीएफ नहीं बनती, ठीक है? वो DJUV एक्सटेंशन में होती है, समथिंग लाइक दैट, DIJUV या DJUV एक्सटेंशन होती है। लेकिन आप उसको डाउनलोड कर लें उस फाइल को, ठीक है? और फिर इंटरनेट के ऊपर जाए, उसमें वो लिखेंगे DJUV to PDF, ठीक है? गूगल के ऊपर लिखे DJUV to PDF, तो वो आपके पास ना वेबसाइट है। जैसे आप इमेज से पीडीएफ क्रिएट कर लेते हैं ना ऑनलाइन ही, गूगल के ऊपर लिखे इमेज टू पीडीएफ, तो बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप फाइल अपलोड करके इमेज को अपलोड करें तो आपको वो कंबाइन भी कर देगा, पीडीएफ भी बना देगा। तो आपके पास अगर उस एक्सटेंशन में भी पीडीएफ वो जो बुक डाउनलोड हो रही है तो नॉट टू वरी, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिससे आप उस एक्सटेंशन से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो उस एक्सटेंशन में इसलिए आ रही होती है क्योंकि उसकी जो साइज होती है ना, बुक का जो साइज है वो शॉर्टर हो जाता है। जैसे आप रार की फॉर्म में या विन एडिट के इसमें विन रार के फॉर्म में जब आप करते हैं तो आप जिप कर लेते हैं, अगर 100 MB की है तो वो 10 MB की बन जाएगी फाइल, ठीक है ना? तो इसी तरह वो जो बुक DJUV एक्सटेंशन में होती है वो स्पेस कम लेती है, लेकिन जब आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी स्पेस ज्यादा हो जाएगी, 2 GB की बन जाएगी, 1 GB की बन जाएगी, लाइक दैट। ठीक है, चले आगे सर। अच्छा जी सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं कब से वेट कर रही हूँ। जी पूछे सर। ये ना हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट थी x3 - 5x + 3। न्यूमेरिकल की असाइनमेंट? जी सर।
सर अगर हम उसका लेते हैं f of 0 लेते हैं वो 3 आता है, f of 1 लेते हैं वो -1 आता है, f of 2 लेते हैं वो 1 आता है। तो इट्स मीन के रूट्स तो हमारे 0 1 भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सर अगर हम 0 1 लेते हैं तो 4 या 5 इटरेशन में हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम 1 और 2 लेते हैं आफ्टर 15 इटरेशंस भी हमारा अभी तक आंसर का कोई अता पता नहीं है। तो सर ये बहुत डिफरेंस है, ऐसा क्यों है सर? ये आपने सोचना है, इसलिए मैंने असाइनमेंट दी है। तो ये हम और इस तरह का अगर एग्जाम में मैंने सवाल दे दिया, यही तो पूछ रही हूँ सर। हाँ, ये आपने सोचना है, इसीलिए मैंने एग्जाम में दी है, ये असाइनमेंट दी है। आप सोचे इसके ऊपर कि अगर अगर -1 के ऊपर -1 से 0 के ऊपर भी साइन चेंज हो रहा है और 0 से 1 के ऊपर भी साइन चेंज हो रहा है, तो आप किस इंटरवल को लेंगे? और इसका मतलब तो फिर हम जो शुरू वाला वो ही लें, लेकिन हम 0.5 भी तो ले सकते हैं। हाँ, ये इसके ऊपर आप सर्च करें, आप सोचें, असाइनमेंट दें, बट आई विल टेल यू जस्ट बिफोर योर एग्जाम। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। अच्छा, अब गॉस सीडल मेथड, मैंने आपको बताया कि गॉस सीडल में आपके पास अभी जिस तरह एक स्टूडेंट भी कह रहा था कि जो मोस्ट लेटेस्ट वैल्यू होगी उससे आप स्टार्ट करेंगे, यानी आप y0 और z0 दे देंगे, y0 और z0 देंगे तो आपके पास x1 आएगी। लेकिन y और z के लिए, y1 और z1 के लिए जो लेटेस्ट प्रीवियसली कैलकुलेटेड x1 वैल्यू है वो आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से z में आप x1 और y1 की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, एंड सो ऑन। जो सेकंड इटरेशन होगी उसमें आप y1 और z1 के लिए करेंगे, लेकिन y2 और z2 के लिए जो x2 और y2 की वैल्यू है वो आप लगाएंगे, यानी आप क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू एट ईच इटरेशन वो आप इंसर्ट करेंगे। एट ईच इटरेशन we use the latest available approximation for x, y, z. So this method converges faster than the Jacobi method. ठीक है, याद रखें कि जो गॉस सीडल मेथड है वो गॉस जैकोबी मेथड से फास्टर कन्वर्ज सकता है। उसकी वजह ये है कि हम जो लेटेस्ट अवेलेबल अप्रोक्सीमेशन है उसको इंसर्ट करते हैं इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो इसके लिए भी आप देख लेते हैं, ये नोट इसका एक पढ़ लीजिएगा, ये कुछ मैं इसको वो तो नहीं कहूंगा प्रॉपर्टीज, लेकिन ये कुछ नोट है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ट्वाइस फास्टर है एज कंपेयर टू जैकोबी मेथड के लिए गॉस सीडल, और सेल्फ करेक्टिंग मेथड है, क्यों? क्योंकि लेटेस्ट जो वैल्यू है वो आप इंसर्ट करते हैं और एरर जो है वो हर कंप्यूटेशन में लेस होता है, ठीक है। और गॉस सीडल मेथड ठीक है, इन गॉस सीडल मेथड if A is diagonally dominant then the iterations keep converges for any initial values of the variables, ठीक है। नॉर्मली जो इनिशियल वैल्यूज है वो 0 0 0 होती है, 1 1 1 भी हो सकती है, 1 0 1 भी हो सकती है, 0 1 1 भी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं नया दिया हो तो इनिशियली टेक आपने 0 0 करना है, और अगर मैंने लिख दिया कि 0 1 1 लेना है तो यू शुड टेक 0 1 1। लेकिन ये मैं बाद में इसको बताऊंगा कि 0 1 1 और इनिशियल वैल्यूज एक्चुअली कैलकुलेट कैसे की जाती है। इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट होती है एल्गोरिथम के थ्रू, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं अभी फिलहाल। तो बाकी एग्जांपल में देख लो कि गॉस सॉल्व द फॉलोइंग बाय गॉस सीडल मेथड, ठीक है। तो आपके पास 27x + 6y - z = 85 हो तो x कैसे आप कैलकुलेट करोगे? x निकाल लोगे 1/27 * 85 - 6y + z। इस तरह से y सेकंड में से कैलकुलेट कर लोगे और z जो है वो थर्ड में से कैलकुलेट कर लोगे। और नोटिस दैट कि आपके पास जो इनिशियल था, इनिशियल जो आपके पास सिस्टम था वो डायगोनली डोमिनेंट था, यानी यहाँ पे 27 ग्रेटर है 6 + 1 से। यहाँ पे जो सेकंड है, जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? सेकंड और थर्ड को चेंज किया गया है जी, सेकंड और थर्ड को जो रीअरेंज किया है,
सेकंड और थर्ड को रीअरेंज किया क्योंकि वो अगर वैसे रखेगा तो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। सेकंड और थर्ड को उसने चेंज किया है, ठीक है। अगर चेंज करें तो जो 15 है वो ग्रेटर है किससे, 6 + 2 से, 8 से, और इसी तरह से थर्ड में 54 जो है वो ग्रेटर है 1 + 1 2 से। तो सेकंड और थर्ड को उसने रीअरेंज किया है सो दैट द सिस्टम बिकम्स डायगोनली डोमिनेंट। इनिशियली यू टेक y00 एंड z00, तो x1 आप कैलकुलेट करोगे, x1 की जो वैल्यू है लेटेस्ट वैल्यू वो y1 और z1 के लिए अंदर इंसर्ट करोगे तो ये फर्स्ट इटरेशन बनती है आपकी, ठीक है। तो इस इटरेशन को देख लो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं आपको कि ये करेक्ट है, और फिर सेकंड इटरेशन के लिए मैं थोड़ा टाइम दूंगा, अदर फिर मैं आगे चला जाऊंगा। फर्स्ट इटरेशन को थोड़ा सा देख लें। जी वालेकुम सलाम। तो ये पेज की फर्स्ट इटरेशन में हमें 0 लेना होता है। अभी बताया था मैंने आंसर, अभी तो ये 0 नहीं लिखा तो आपने 0 लेना है जी। और अगर मैंने गिवन कर ये तीन मुख्तलिफ डायरेक्शन में हो सकती है, 0 या 0 1 1 भी हो सकती है, 0 1 1 भी हो सकती है, 1 0 1 भी हो सकती है, एंड 1 1 0 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर गिवन नहीं है आपको तो बेस्ट जो सूटेड अप्रोक्सीमेशन है इनिशियल वो 0 0 0 ही है। तो वो वाली हुई ये मैंने वो जो है वो पूरा तो पूछा नहीं, यहाँ पे गिवन नहीं है ना आपको, तो इसलिए आपने यू हैव टू टेक चूज 0 0 0, x 0 0 y 0 0 एंड z 0 जो इनिशियल है वो 0। अब ये म्यूट करते पीछे से आवाजें आ रही हैं। ये मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको कि जो फर्स्ट इटरेशन है और सेकंड इटरेशन इसको देख लो कि ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ आ जाऊंगा। सेकंड इटरेशन भी देख लेना, आपके पास है ये इसकी फाइल आप लोगों के पास है। सर लग तो ये ठीक ही रही है। सर थोड़ा ये कर्सर ऊपर कीजिएगा सेकंड इटरेशन पे। ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, आप उधर से देख ले, पीडीएफ फाइल है, वो इजी रहेगा। ये जैकोबियन और दूसरे मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि पहले में सारी इनिशियल वैल्यू 0 0 यूज करते हैं और इस पे सीडर में करते हैं कि जब x की वैल्यू निकाल देते हैं और y में x की जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली होती है वो उसके अंदर ही पुट कर देते हैं बजाय कि इनिशियल वैल्यू 0 पुट करने के। गाल बताना सही है। गॉस शेड्यूल में आप ऐसे करेंगे कि x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वही वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर इस तरह y पर y 0 0 को मिलेगी। जैसे जैसे जो वैल्यू आती जाएंगी उसको वैसे ही पुट करते जाएंगे, ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी, बाकी आप उसकी कैलकुलेशन चेक कर लें। क्या चेक कर लें?
कर रहा था।